सर, आपने एक मुहिम छेड़ी है, सरकारी संस्थान बचाओ अभियान। क्या है वो मुहिम, थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, जिस तरह से हमारी जो मौजूदा केंद्र सरकार है और साथ में कुछ राज्य सरकारें भी हैं, जैसे दिल्ली सरकार, ये जितने भी सरकारी संस्थान हैं इन सबको बेचने में लगे हुए हैं। और ये जो सरकारी संस्थान है हमारे, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और दूसरी बात ये कि ये जो सरकारी संस्थान है, इसमें समाज के, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी अलग अलग जातियों के, धर्मों के, उन तमाम लोगों को, चाहे किसी भी राज्य के रहते हों, कोई भाषा बोलते हों, इनमें सीधा प्रतिनिधित्व मिलता है उनको रोजगार के रूप में। और अगर ये सरकारी संस्थानों को ख़त्म कर देंगे तो फिर इस देश के जो नागरिक हैं उनको जो एक सरकारी, एक तो प्रतिनिधित्व मिलता है जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ, और एक हेल्थी, एक अच्छी, एक ऐसा वेतन मिलता है जिससे कि एक आदमी अगर नौकरी मिल जाए परिवार के, तो वो पूरे के पूरे अपने कुटुंब को संभाल लेता है। उससे उनकी एजुकेशन है, उनकी और तमाम चीज़ें, घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, और दूसरा रिटायरमेंट के बाद जो उनके जो पेंशन्स हैं या ग्रेजुटी या जो इनको ईपीएफ जो दूसरी चीज़ें मिलनी है, उससे जो सुविधाएं मिलनी है, उन सुविधाओं से पूरी तरह वंचित कर रहे हैं। अब देखिए सर, आपने सरकारी संस्थानों को रीढ़ की हड्डी बताया देश की, क्या मायने समझा जाए इसका? और जिस प्रकार से सरकारी संस्थान लगातार बिकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है कि रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ा जा रहा है? देखिए, ये जब आज़ादी से पहले ये जितनी भी रेलवे था या जो एयरलाइंस थी, जितनी भी थी, ये सब प्राइवेट लोगों के, अंग्रेजों ने प्राइवेट लोगों से शुरू करवाई थी, उन्हीं को दिया हुआ था। और उस वक्त भी ऐसा ही था कि एक एक स्टेशन भी ठेकेदारों को थे रेलवे के, क्योंकि अंग्रेजों ने टेंशन लेनी थी, यहीं पे ठेकेदारों को देना था। जैसे ही आज़ाद भारत हुआ और संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उस समय बिल्कुल सरकार ने तुरंत अपने संविधान के अनुसार जितने भी रेलवे था या जितनी जो आप एयर इंडिया था या बैंक थे, ये तमाम सब नेशनलाइज किए, भारत सरकार में मिलाए। और उसके बाद जो देश की उन्नति शुरू हुई, देश की उन्नति के किसमें होती है, उसके अपने नागरिकों की आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक मजबूती से देश बनता है, उसकी शक्ति बनती है। तो जब आर्थिक ढांचा हमारा मजबूत हुआ, जब हमारे आईटीडीसी बना, होटल्स बने सरकारी, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर वो सरकार में आया, हमारी जो एयरलाइंस थी जो टाटा के पास थी, जो भी दोबारा इन्होंने बेच के टाटा को दे दी है, वो एयरलाइंस दोबारा वो वहाँ पर जब सरकार में लाए, और तमाम इतना सारा इंडस्ट्रियल बना, हैवी इलेक्ट्रिकल्स बने, हमारे अपने जो हथियार बनाने की, फौज के हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ आई, बड़े बड़े उद्योग आए, और जबकि रशिया ने भी बहुत सारे उद्योग भारत को दिए। तो जब ये हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ तमाम चीज़ों का, तो देश के नागरिकों को उसमें नौकरियां मिली, प्रतिनिधित्व मिला, तो वो जो धन का बंटवारा भी हुआ, और जो उससे प्रॉफिट आया उस सरकारी संस्थानों से, तो उससे देश के सरकारी स्कूल चले, सड़कें बनी, हॉस्पिटल बने। और जो हमारा जो देश का कॉन्सेप्ट है, भारत का जो संविधान है, उसमें भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। वह ये मुनाफाखोरी स्टेट नहीं है कि यहाँ जो पैसा है मुनाफे के लिए काम करोगे। यहाँ का ये है कि जो पैसा आएगा तो सरकार उसको जनता के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी, शिक्षा पे खर्च करेगी, स्वास्थ्य पे खर्च करेगी, उसकी सुरक्षा पे करेगी, न्याय देने के लिए करेगी, और उसके आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक शक्ति बढ़ाने के लिए करेगी, जिससे देश मजबूत हो। तो आपका क्या मानना है कि राष्ट्रीयकरण में फायदा है या निजीकरण में? नहीं, ऑफ कोर्स ये तो पूरी तरह से बिल्कुल ये बात है कि आपको राष्ट्रीयकरण में ही फायदा है। जब आपकी तमाम संपत्ति आपके पास है, आप ये देखो ना, कितने दिन बेच लोगे? ये तो वही बात हुई ना कि एक निकम्मी औलाद अपने माँ बाप की बनाई प्रॉपर्टी को बेच के गाड़ियों में घूम रहे हो, जहाजों में घूम रहे हो, और दिखा रहे हो कि जी हम घूम रहे हैं बहुत पैसे से। कितने दिन चलेगा वो? आप इसके बाद क्या बेचोगे? अपने घर के भांडे बेचोगे क्या? आप अपने घर बेचोगे क्या करोगे? आपने 100% देश बेचने की बात कर दी है, तमाम सरकारी संस्थान बेच रहे हो, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आईटीडीसी का भी होटल बेच दिए, आपने तमाम ये रेलवे बेच रहे हो, आप ये बैंकों को खत्म कर रहे हो। अभी आप देखो, जितने भी यूरोप में बैंक करप्ट हुए थे वो तब प्राइवेट थे, और उन्होंने कहा जी हम तो दिवालिया हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, जनता का पैसा बर्बाद हो गया। आज जो सिस्टम है भारत का, जो रिजर्व बैंक है और तमाम जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, वो भले ही अगर वो डूब भी जाएं, तो इस देश का रिजर्व बैंक और वो नेशनलाइज बैंक को जिम्मेदार है आपकी एक एक पाई चुकाने को। वहीं पर जो प्राइवेट बैंक हैं, आपने देखा ना, जो सिंध और पंजाब बैंक जो डूबा था मुंबई में, वो आज भी लोग रो रहे हैं, प्राइवेट बैंक डूबा और एक भी पैसा उनको नहीं मिला, उनके खातेदारों को। तो आप फिर ये लालाओं को लुटवाने के लिए आप देश को बेच रहे हो क्या? और इसमें देखिए सरकारी सिस्टम में एक और क्या चीज है कि उसमें SC ST का 22.5% रिजर्वेशन है, OBC का 27% रिजर्वेशन है, पिछड़ा वर्ग है, और जनरल का 51% है। उसमें देश के एक एक जाति, एक एक धर्म के लोगों का
प्रतिनिधित्व होता है, पक्की सरकारी नौकरी, उसमें आपको क्वार्टर भी मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, आपके बच्चों को शिक्षा का उसमें व्यवस्था होती है, आपको चिकित्सा व्यवस्था होती है, और एक 58 और 60 साल तक को आपको जॉब सिक्योरिटी, आप अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा सकते हो, जमीन, दुकान, मकान खरीद सकते हो, अपने बच्चों के ब्याह शादी कर सकते हो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हो। आपने बीएसएनएल को बचाने की बात कही है और जिस सरकारी संस्थानों को बचाने की बात कही है, बीएसएनएल में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि आपने उसके लिए आवाज उठाई? देखिए, हमने कल से एक मुहिम ये बीएसएनएल के लिए किया कि हमने जितने सबसे अपील की है कि भाई हम ये एयरटेल को, इनको जियो को, इन सबको हम पैसा दे रहे हैं, इन्होंने रेट बढ़ा दिए, 50% से ज़्यादा रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए। और देखो, अफसोस की बात ये है कि अभी जितनी पढ़ाई हो रही है स्टूडेंट्स की, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे कॉलेज के बच्चे हों, सब नेट से हो रही है, इससे हो रही है, इंटरनेट से। और आपने मौके का फायदा उठा करके जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उससे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। अब गरीब बच्चे कैसे रिचार्ज कराएंगे भाई, मुझे बताओ ना आप ये। लेकिन वहीं हमारे बीएसएनएल ने, भले ही उसकी इन्होंने हालत खराब की हो सरकार ने जानबूझ करके, लेकिन फिर भी बीएसएनएल ने पैकेज दिया है 198 रुपए में 50 दिन का, और ये दे रहे हैं 300 रुपए में 24 दिन। और उन्होंने कर दिया है 198 रुपए में 50 दिन प्लस 2 GB डाटा पर डे, और ये 1 GB डाटा पर डे दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि चलो, सरकारी संस्थान है हमारी, जिससे हमें पक्की नौकरी मिलती है हमारे लोगों को, भारत के नागरिकों को, जिससे मुनाफा अगर उससे आता है तो हमारे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, डेवलपमेंट चलता है। तो हम अगर 10-20 रुपए फालतू भी दे देंगे अपनी सरकारी कंपनी को तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो 10 रुपए हम जो एक्स्ट्रा देंगे अपनी कंपनी को, वो घूम करके कई गुना हमें वापस मिलेगा। लेकिन अगर हम ये प्राइवेट कंपनियों को देते हैं तो हमें 1 रुपया वापस नहीं मिलता, उल्टे लूट लगाते हैं हमसे, और वो मुनाफाखोरी उन लालाओं के घर जाती है। अभी आपने देखा होगा, अभी जो ऑक्सीजन कम हुए थे, ये जो कोरोना आया था ना दूसरा वाला, आपने इसको देखा, बड़े बड़े मैंने करोड़पति और ऐसे अंधभक्त जो सब प्राइवेट की तूती बोलते थे कि सरकारी बेच दो, काम नहीं करते, सरकारी बेकार हैं, उनको मैंने सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खाते हुए देखा कि हमें भर्ती कर लो, प्राइवेट वाले लूट रहे हैं। 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए एक दिन का भर्ती का, पता है आपको? इतनी लूट मचाई जो सरकारी सेक्टर। आप उस बात को तो आवाज नहीं उठाते कि भैया इसमें डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर पूरे क्यों नहीं है, इसमें नर्स पूरे क्यों नहीं है, सफाई कर्मचारी पूरे क्यों नहीं है, इसमें दूसरे लोग वार्ड बॉय पूरे क्यों नहीं है। जब पूरा सिस्टम होगा तो पूरा उनको इलाज मिलेगा। अब जब वो डॉक्टर नहीं भर्ती करोगे तो वो कहाँ से देंगे इलाज? तो मौजूदा जो सरकार है, सरकारी संस्थानों को क्यों खराब बताने में तुली है और प्राइवेटाइजेशन को क्यों बढ़ावा देना चाह रही है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये लालाओं के एजेंट हैं जो पिछले 30 सालों से ये सरकारी सिस्टम को ये बर्बाद करने पे तुले पड़े हैं। इसको उन्हीं लालाओं को वापस करने। आप देखो ना, एयर इंडिया को, जिस एयर इंडिया को या ये टाटा के बाप दादाओं से सरकार ने लिया था 1950 में, 52 में लिए करके सरकारी बनाया, उनको इंडियन एयरलाइंस को, टाटा की, उसको एयर इंडिया बनाया। आज उनके एजेंटों ने 50 साल की मेहनत के बाद, 70 साल की मेहनत के बाद अपने बाप को लौटा दिया वापस उसको, जो अपने बाप को, ठीक है ना। तो इसीलिए वो तो उनकी साजिश थी, ये एजेंट है उनके। सरकारी सिस्टम को आप खराब बताओगे यार। जिस सरकारी सिस्टम में एक सफाई कर्मचारी को 50,000 रुपए पगार मिलती है, जिस सरकारी सिस्टम से जो पैसा आता है उससे हमारे सरकारी स्कूल चलते हैं, हमारी चिकित्सा फ्री मिलती है, हमारे सब कुछ मिलता है। प्राइवेट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगी फ्री चिकित्सा व्यवस्था, एक और आपकी चर्बी उतार लेंगे जितने भी हैं सारे के सारे। अब आप एग्जाम्पल देखो ना, अभी ये देखो ना, अभी नेट, अभी आपका इंटरनेट ये रिचार्ज हो रहे हैं सारे एयरटेल वगैरह, जिस जियो ने अभी 1 साल 2 साल पहले फ्री से, बताओ, फ्री से करोड़पति कमा लिए, और हमारा बीएसएनएल पैसा लेके भी नहीं वो सरवाइव कर पा रहा है। साजिश को समझो। और आज उसने कितने कर दिए, कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया रिचार्ज। तो आप इनकी देखो, जैसे ही सरकारी सिस्टम देश से खत्म हुआ, ये लाला वो चर्बी उतारेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। रोटी के लिए आप मोहतात हो जाओगे। ये मैं आपको तो आपका क्या मानना है कि जो बीएसएनएल ने अपनी पहल की है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बीएसएनएल ने जो पहल की है उसका हम स्वागत करते हैं, और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अपने ये दूसरे जो हैं इनको छोड़ो भैया, अपने सरकारी उसको आप अपनाओ, अपने सरकारी उसको, और अपने संस्थानों को बचाओ, सरकारी संस्थानों को। क्योंकि इनमें हमें देखो, मेरा कोई घर का आदमी सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसमें समाज का, देश का तो कोई ना कोई कर्मचारी होगा, और उससे जो पैसा आएगा वो देश के खाते में जाएगा।
और आप दूसरों को दोगे प्राइवेट वालों को तो उसके घर के खाते में जाएगा, और वो भी ब्लैक मनी करके ना वो स्विट्जरलैंड और दूसरे बैंकों में भेज देगा, भारत में रखेगा भी नहीं। तो इसलिए सरकारी सिस्टम को बचाओ, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके देश का, आपके समाज को बचाना है। इसलिए सरकारी सिस्टम बचेगा, संस्थान बचेंगे तो ये हम बचेंगे, देश बचेगा, नागरिक बचेंगे।